हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर। तो मैं आज आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही नज़दीक आप सभी का बोर्ड परीक्षा एग्जामिनेशन है। तो जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कक्षा 10th हिंदी जो है, उनमें आपको 100 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न आपको बुक्स से रहते हैं 60 के आसपास, और 40 क्वेश्चंस आपके जो है वो ग्रामर यानी कि व्याकरण से आते हैं। तो उसमें 3 बुक्स है जिसमें कि आपको गोधुली, जिसमें 2 खंड है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो गद्य खंड में जो कहानी वगैरह है उनको मैं आज सीक्वेंस में समझाने वाला हूँ। और पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही संपूर्ण विश्लेषण, यानी कि आप सभी ने जो स्कूल में जो पढ़े होंगे ना, जिस प्रकार से पढ़े होंगे कि आपको लग रहा है कि सर ने पढ़ा रहे हैं और एक एक चीज़ के सर के समझाया था, उसी तरह से आज की क्लास में मैं आप सभी को सारी चीज़ें डिटेल्स में, और ये जो है रचना निबंध है और डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह उनका रचना है। तो आज के वीडियो में हम गद्य खंड, पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा की चर्चा करेंगे। बाकी जो भी चैप्टर आएंगे सारी को मैं डिटेल्स में कवर करवाऊंगा। इस वीडियो के PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप सभी अपने डाउनलोड करके तैयारी में उसको रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, ताकि आप सभी को सारी चीज़ें डिटेल्स में समझ में आए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, यानी कि पहला चैप्टर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डोंट वरी कि आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले जानते हैं पाठ परिचय, यानी कि पाठ क्या कहता है, पाठ में क्या क्या मुख्य बातें निकल के जो आता है, जो हमें जाननी चाहिए, उसको जानते हैं। लेखक परिचय। मानव मुक्ति के पुरोध, मानव मुक्ति यानी कि मानव में जो भी विषमताएं पाई जाती है उनकी मुक्ति के पुरोध पुरुष यानी कि अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। ये पहला प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। यानी कि इनकी जो प्राइमरी यानी कि जो आपकी 10th 12th जो होती है, 10th लेवल की जो अपने लोकल लेवल पे जो शिक्षा होता है उसको लेकर के प्राप्त करने के बाद बड़ौदा यानी कि जो बड़ौदा के नरेश यानी कि जो राजा थे, उनसे स्कॉलरशिप प्रोत्साहन पाकर हायर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि ये अमेरिका चले गए, और फिर वहाँ से अमेरिका से लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को इन्होंने कुछ दिन वकालत किए। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और पॉलिटिक्स में इनका जो मेन मोटिव था वह जो है अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। जो मजदूर थे, मजदूर को प्रॉपर उनका वेज मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। कोई ऐसा समाज में अछूत जो होता है, क्या क्या होता है, उन पर ये कार्य किए। और स्त्रियों को समानता यानी कि मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों समान है, इनकी लड़ाइयाँ इन्होंने समाज में बहुत अच्छी तरीके से लड़ा। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन यानी कि डेथ जो होता है वह 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हो जाता है इनका। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं जो बहुत ही फेमस हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, शूद्रास कौन है, बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उसका, बुद्ध में आप सभी जानते हैं धम्म जो होता है उसके बारे में बताया गया है।
एनिहिलेशन कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स यानी कि अछूतों के लिए ही इसमें बताया गया था। हु आर दे, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, यानी कि हिंदू महिलाओं में क्या असमानता है जिनको हमें दिखाना चाहिए, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा की है। तो ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं थे जिन्हें आप सभी ने देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पाठ परिचय की ओर, कि पाठ में क्या मुख्य चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। प्रस्तुत पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। ये जो जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह इनका भाषण है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो है इनके भाषण है, जिनका नाम क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का क्या है, ये पार्ट है, अंश है। यह भाषण लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। यह भाषण जो है लाहौर में जाति पाति के लिए जो एक सम्मेलन होता है, समिट होता है, उसमें भाषण देने के लिए इन्होंने तैयार करके रखा था। आयोजकों की सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर थे, आयोजक थे, उनमें कुछ ऐसा मतभेद हो गया जिसके कारण से ये इस सम्मेलन को जो है स्थगित कर दिया गया और यह पढ़ा ना जा सका, और यह भाषण जो था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये पढ़ा नहीं गया। लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध किया, यानी कि लेखक ने जो है इस भाषण में जातिवाद के आधार पर जो असमानता होता है लोगों में, उनको विरोध किया। इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिकता, सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। जब आप इस क्लास 10th में, आप सभी जानते हैं कि जब आप क्लास 10th में हैं तो आप सभी को बहुत चीज़ों का अभी बोध नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या होता है ना कि जो इस स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको एक ह्यूमैनिटी भी सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों, मानवीय गुणों का विकास, एक ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, एक ह्यूमन बीइंग का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए मानव के प्रति, सभी लोगों के प्रति, इनमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का होना आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि जब हम आदर्श समाज की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। आदर्श समाज में समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये सारी चीज़ों का उनमें निहित होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब तक हम एक दूसरे में भाईचारा नहीं होगा, प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे से क्लेश रहेगा, तो वह कभी भी आदर्श समाज नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो आप सभी क्लास 10th में है ना, इन्हें सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पर्पस से मत पढ़ो। आप किसी भी चीज़ को आप इस प्रकार से पढ़ो कि उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। कि कोई बुक्स क्या होता है ना, कोई जो कहानी होती है वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। तो उन चीज़ों को आप सभी थोड़ा डीपली समझा कीजिए, ताकि आप सभी आगे जब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या फिर बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए फ़ाइट करेंगे ना, तो उनमें आप सभी को समझने में आपके थॉट प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये कहा गया है यहाँ पर। पाठ का सारांश समझते हैं। जो समरी है एक थोड़ी सी वन शॉट में, प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। यानी कि इस कहानी में जो है, प्रस्तुत पाठ में, इस चैप्टर में जो है, लेखक जातीय आधार पर जो असमानता, यानी कि जो अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है, उनके खिलाफ जो है इसमें बात बताया गया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। लेखक कहते हैं कि ये जो अभी हम लोग डेवलपमेंट की बात जब करते हैं, इंडिया इतनी डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग स्टेज में है।
अभी डेवलप नहीं हुआ है लेकिन डेवलपिंग स्टेज में है। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इस देश की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे भी, प्रेजेंट टाइम में भी जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और वो कटु जो सपोर्टर लोग हैं उनके अनुसार उनका मानना है कि जाति के आधार पर कार्य में कुशलता, यानी कि जो लोग जिस जाति के हैं उनको वही कार्य दिया जाए, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। क्योंकि जो है जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का भी दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। लेकिन लेखक का आपत्ति है कि ये जातिवाद जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, यानी कि श्रमिक मजदूर को भी उनको बांट दिया गया है। अब मान के चलिए कोई सोनार का फैमिली से लड़का है, क्या वो सोना का ही बनाने का काम करे? क्या वो क्रिकेटर नहीं बन सकता है? क्या उनको मुखिया बनने का या फिर सरपंच बनने का, उनको शासन करने का हक नहीं है? सबको हक है। जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश की, तो उनमें सबको सब काम करने की हक है। तो ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो है उनको जो जाति आधारित जो रोजगार मिलते हैं उनके समर्थक लोग हैं, और उनके श्रमिक के रूप में उसको जाना जाता है। श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन करती है और न इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। और जब हम बात करते हैं कि कोई समाज में जो कोई बड़ा काम कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो वो क्या हो गया? पंडित हो गया। जो खेती बाड़ी कर रहा है या फिर कोई सब्जी का काम कर रहा है वो शूद्र है, यानी कि व्यापारी है। इससे क्या होता है कि ऊंचा नीचा का भावना एक दूसरे के मन में पनपते हैं। तो जो इनका लेखक का मानना है कि ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जाति आधार पर जो है श्रम विभाजन विश्व में नहीं पाया जाता। अब वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्री में जैसे कि यूएस, यूके, चाइना, आप जापान जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको ये जातिवाद कास्ट सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन भी मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा को यदि हम मान ले कि श्रम विभाजन, यानी कि जाति के आधार पर यदि हम किसी को उनके जाति के आधार पर उनको काम दे दें, तो ये स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी के अंदर उतना ही टैलेंट हो सकता है? एक मानव जो है ना, एक आदमी जो जब बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ये क्या होता है, उनके टैलेंट होते हैं, जो उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण वो खुद नहीं दिखा पाते हैं। व्यक्ति अपनी रुचि या क्षमता के कारण, लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा यदि मान लिया जाए तो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पे, मतलब किसी का इंटरेस्ट किस फील्ड में है हम कैसे पता कर सकते? जब तक उनसे नहीं पूछा जाए, ऑलरेडी हम पहले उसको ये काम थमा दें कि आपको यही काम ही करना, तो ये क्या होगा? अस्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, यानी कि स्वाभाविक नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने की योग्य बनाए। जब हम आदर्श समाज की बात करते हैं तो लोगों की अपनी अपनी फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए कि आपको भाई जिस काम में आपको मन लगता है ना, आपको जिस काम में रुचि लगता है। अब मान के चलिए कोई बच्चा है जो क्रिकेटर बनना चाहता है या फिर फुटबॉलर बनना चाहता है, उसे उनके मदर फादर क्या करते हैं, तुमको इंजीनियर ही बनना है। तो कैसे वो उस फील्ड में डेवलप करेंगे, कैसे वो आगे जाएंगे?
तो इन्हीं सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसमें यह भी है कि किसी का पिता यदि कोई काम कर रहा है जो जाति के आधार पर है, तो उनके बच्चे को भी वही काम करना पड़ेगा, जो कि मजबूरी के बस में करना पड़ता है, जो उनकी रुचि से बाहर होता है। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जब जाति प्रथा वाले समाज की बात करते हैं तो बच्चे पेट में ही रहते हैं, गर्भ में ही रहते हैं, उसी टाइम ही हम उनको कार्य उनके हाथ में सौंप देते हैं कि ये बच्चा जब जन्म लेंगे तो यही काम करेंगे, जो कि अन्यायपूर्ण है, जो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। इनमें यह बताया गया है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा केवल दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को पेशे में बांध देता है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। जब हम किसी एक आदमी को पूरे जीवन उसको एक ही काम दे देंगे, क्या पता कल चल के कोई एक काम कर रहा है और वो फैक्ट्री ही बंद हो जाए। उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि चूंकि दूसरा जब फैक्ट्री आएंगे, दूसरा जब काम आएंगे, उस काम के योग्य ही नहीं रहेंगे वो, तो उस स्टेज में क्या होगा, वो लोग भूखे मरेंगे, यानी कि भूखमरी की सिचुएशन आ जाएगी। कोई चारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग ना अपने स्किल पे फोकस करो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उनके ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देता। जब हम हिंदू की बात करते हैं तो इसमें कहीं भी ये वर्णन नहीं किया गया है कि जो जिस जाति का है वो उसी काम को चुनेगा और उसका बच्चा भी वही काम चुनेगा और उसके घर में पैदा लेने वाले भी बच्चे जो हैं वही काम चुनेंगे। वो जो हिंदू धर्म जो है वो कभी ऐसा अनुमति नहीं देता है। जो उनका पैतृक पेशा ना हो, जो उनका पैतृक पेशा यानी कि उनके फादर जो कर रहे हैं वो पेशा नहीं हो, भले हुआ उसमें माहिर या पारंगत ही क्यों न हो, भले ही उस क्षेत्र में वो माहिर या पारंगत ही क्यों नहीं। अर्थात आप किसी भी कार्य कितना भी अच्छा होता, किसी भी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति के अनुसार अपने पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। यानी कि बात यह निकल के आती है कि आप यदि किसी भी अलग भी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा माहिर है ना, तो क्या होगा कि आपको अपने माता पिता के जो जाति है उसी के अनुसार ही आपको काम करने होंगे, ना कि आपके स्किल के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति होने के कारण बेरोजगारी होती है। भारत में जो है बेरोजगारी का जो कारण है उनमें मुख्य कारण ये भी है कि जो जाति आधारित बेरोजगारी है, रोजगार है, क्या होता है कि जब उस कोई एक जाति का है और उस काम को वो कर रहा है और वो क्षेत्र बंद हो जाता है तो उन्हें दूसरे क्षेत्र की तो जानकारी ही नहीं होती है और उस सिचुएशन में वो क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। यानी कि इसके कारण क्या है, लोग निर्धारित जो उसे डिसाइड किया गया है कि वही काम करना है उसी को विवशतापूर्वक करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इस प्रकार से जो है जाति प्रथा जो है लोगों की जो उनकी मनो अनुकूल जो
वो चाहता है उनको वो दबा करके उन्हें स्वाभाविक जो नियम जो रूल कहता है उसमें दबा करके जकड़ करके निष्क्रिय उन्हें इनएक्टिव कर देता है। अब मान के चलिए जिसको जिस चीज़ की जानकारी है उसके विपरीत उसको काम दिया जाएगा तो वह उन्हें उस काम में वह मन नहीं लगेगा और वह काम में परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। जाति प्रथा में जो है श्रम विभाजन यानी कि काम जो बांटा जाता है उनमें मनुष्य के इच्छा पे नहीं निर्भर करता, बल्कि वह अपने पिता के पेशे में बंध जाना पड़ता है, बल्कि उन्हें जो है उनके जो माता पिता के जो पेशा है उनमें बंध जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले न केवल दिल लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है और उसमें दक्षता भी नहीं हो सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। और लेखक का कहना है कि जब हम इकोनॉमिकली पर्पस से बात करें तो उस कंडीशन से भी ये जो है हानिकारक प्रथा है, ये जो जाति प्रथा है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है, और रचनात्मक स्ट्रक्चर पहलुओं पर विचार करते हुए कहते हैं कि आदर्श समाज की जब हम बात करते हैं तो वह वो है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा को महत्व दिया जाता है, जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे के जिनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है उस काम को करते हैं। समानता एक दूसरे में कि भाई तुम हमारे बराबर हो, हम तुम्हारे बराबर, तुम ये काम कर सकते हो तो हम भी ये काम कर सकते हैं, यदि हम ये काम कर सकते हैं तो तुम भी ये काम कर सकते हैं, ये लो तुम काम करो, वो लो तुम काम करो, ऐसा महत्व दिया जाता है। लेखक भाईचारा की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया जाता है। भाईचारे की जब हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जब दूध और पानी को मिश्रण कर दिया जाता है तो पानी का ना विशेष रंग होता है और ना ही दूध का विशेष रंग होता है, दोनों एक दूसरे में घुल करके एक ही रंग में रंग जाते हैं। तो भाईचारा कहने का जब तात्पर्य बात बोलते हैं हम, भाईचारा ऐसा होना चाहिए जिसमें दूध और पानी के मिश्रण जैसा गुण होना चाहिए। ये भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं, और भाईचारा की जब दूसरा परिभाषा की बात करें तो उसे दूसरा लोकतंत्र भी कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। और अंत में कहना चाहते हैं लेखक कि एक दूसरे के प्रति जो है टुगेदर यानी कि साथ साथ मिल करके ना एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, और वो भावना, वो बंदा अगला क्या कह रहा है उनको आप सुने ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी ने जो इस चैप्टर को पढ़ा है, चूँकि आप लोग अभी देश के बढ़ते सितारे हैं, चूँकि आपको आगे बहुत सारे काम करने होंगे, बहुत हायर एजुकेशन लेंगे, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, तो आप लोग ना बहुत अच्छी से सारी चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन लीजिएगा कोई, ताकि आपको आगे वाले को, आपके सामने वाले को कभी आपके ऐसी भावना से ठेस ना पहुँचे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा। और ये कुछ विशेष जानकारी थी जो लोकतंत्र में और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भीमराव अंबेडकर सर के द्वारा जो बनाया गया था, ये निबंध को मैंने आप सभी के समक्ष पेश किया। और मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस आंसर करवाऊंगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर दूसरों में शेयर कीजिए। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।